इस बीच एक बड़ी खबर, पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक। मनमोहन सिंह की स्मृति में शोक प्रस्ताव पारित किया गया। मौन रखकर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। इसके अलावा भी प्रधानमंत्री मोदी उनके आवास पर पहुंचे और उनके अंतिम दर्शन किए, श्रद्धांजलि उनको दी, उनके परिवार को सांत्वनाएं दी। तो तस्वीरें लगातार आ रही हैं। कल देर रात ये खबर मिली कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं रहे और ये खबर सुनने के बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो देश के लिए कार्य किए वो ऐसे कार्य जिनकी झलक जिंदगी भर भारत में महसूस होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनकी तारीफ में जब बोलना शुरू किया तो कहा कि उन्होंने वाकई जो कार्य किए वो सदैव जिंदा रहेंगे। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर वो हमेशा मुलाकात और उनके साथ बात करते रहे। पीएम मोदी ने चुनाव जीतने के बाद की भी उस मुलाकात का जिक्र किया कि जब चुनाव जीता, मैं जब दिल्ली आया तब भी मेरी उनसे मुलाकात हुई और बहुत ही आत्मीयता के साथ में हम लोगों की मुलाकात हुई, हम लोगों की बात हुई। पर ये कुछ खास हमारे साथ में मेहमान रहेंगे, पत्रकार हैं जिन्होंने मनमोहन सिंह को बहुत ही करीब से देखा, उनके कार्यकाल को बहुत ही करीब से देखा, उनकी कार्यकुशलता, उनकी कार्यशैली पर हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। मधु किश्वर जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में, प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में है, केपी मलिक जी भी हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार। सभी का एक बार स्वागत है। और सबसे पहले मधु किश्वर जी आपके साथ शुरुआत करते हुए, क्योंकि देश के लिए अपूर्णीय क्षति है डॉक्टर मनमोहन सिंह का जाना। जिस तरीके से देश की इकोनॉमी में, देश की बेटियों के लिए उन्होंने जो कार्य किए हैं असाधारण है। जी, सबसे बड़ी बात है मनमोहन सिंह के बारे में, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में, दैट उन्होंने बहुत बड़ा गुडविल का सर्कल अपने आसपास बनाया। बहुत विनम्र स्वभाव के थे और जिस भी ओहदे पे पहुंचे उन्होंने उस ओहदे का अहंकार कभी नहीं व्यक्त किया। मुझे ये बात उनकी अविस्मरणीय रहेगी। मैंने आज ही एक ट्वीट किया है, कई सारे उनके साथ यादें जुड़ी हैं, पर एक तो मैंने जो ट्वीट किया उसको दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। मुझे याद है जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे तो एडिटर्स गिल्ड ने उन्हें बुलाया था इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में फॉर अ डायलॉग। तो मनमोहन सिंह जी ने अपनी बात कही, उसके बाद Q&A हुआ और Q&A के बाद में 90 के दशक की बात है ये। तो स्वयं ही मेरे पास आए, ऐसे हाथ जोड़ के बोले मुझे कि मैं मानुषी का बहुत प्रशंसक हूँ और आपकी पत्रिका और आपके संगठन ने जो काम किया 1984 दंगों के दौरान और उसके बाद जिस तरह आपने वो मुहिम चलाई न्याय की, जो दंगा पीड़ित थे, जो अन्याय हुआ उस वक्त, तो उसके लिए विशेष रूप से आभार हूँ और आपकी पत्रिका वाकई वगैरह वगैरह। उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही। तो मैं भी जो मेरा लहजा है, तो मैंने कहा ये क्या बात हुई डॉक्टर मनमोहन सिंह, मुझे पता है आप मानुषी पढ़ते हैं और बारीकी से, लेकिन आपकी अभी गिनती मानुषी के लाइव सब्सक्राइबर्स में नहीं हुई, तो ये कैसे एडमिरेशन हुई? तो बोले ठीक है, ध्यान से सुन लिया आपकी, मतलब उन्होंने कैसे नोट किया होगा और मुझे कहा भी, हाँ ये तो मानना पड़ेगा। अगले दिन सुबह उनके हैंड रिटन नोट के साथ चेक आ जाता है लाइव सब्सक्रिप्शन का, अपने आप, ऐसा नहीं मुझे याद। और उनका परिवार भी पढ़ता रहा मानुषी, उनकी पत्नी भी, और डॉक्टर मनमोहन सिंह स्वयं भी बहुत सीरियसली लेते थे। ये अपने आप में छोटी बात नहीं है। दूसरा एक और मुझे उदाहरण याद आता है, जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो उस वक्त आपको याद होगा, हालांकि डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद किया जाता है एज द मैन हु लेड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, भारत की व्यवस्था का उदारीकरण उन्होंने नरसिम्हा राव जी के काल में किया एज हिज फाइनेंस मिनिस्टर। लेकिन जैसे होता है हमारी पार्टी पॉलिटिक्स में कि जब वाजपेयी जी की सरकार आई तो वही उदारीकरण की जो पॉलिसीज वाजपेयी जी आगे चला रहे थे तो इन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। तो मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह और श्रीमती सोनिया गांधी को एक जॉइंट खत लिखा
चिट्ठी लिखी, उन दिनों सिर्फ ईमेल नहीं होती थी, मैंने चिट्ठी लिखी बाकायदा, वो हमारे रिकॉर्ड्स में अभी भी होगी। और मैंने कहा कि मुझे हैरत है कि आप अपोज कर रहे हो, हालांकि आपको करना क्या चाहिए कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एजेंडा अभी तक केवल टॉप लेयर्स तक सीमित रहा है, यानी कॉरपोरेट की लिबरलाइजेशन हो गई, जो ऊपर लेयर्स हैं लाइसेंस परमिट राज उनका खत्म हो गया। पर क्योंकि मैं जो नीचे के तबके के लोग हैं उनकी रोजगार की जीविकाओं से बहुत करीबी से जुड़ी रही, जैसे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, रिक्शा पुलर्स हैं, वगैरह वगैरह, तो मैंने कहा कि असली विक्टिम्स जो हैं लाइसेंस कोटा रेड राज के, ये नीचे के तबके के लोग हैं। और मैंने उदाहरण देते हुए कहा कि मैं पिछले इतने सालों से काम कर रही हूँ कि इनके लिए जो कोटा होता है, फिर रेड होती है, फिर इनकी सामान जब्त हो जाता है, रिक्शा जब्त हो जाता है, रेहड़ियाँ जब्त हो जाती हैं क्योंकि आप लाइसेंस नहीं देती सरकार। तो इनका बॉटम अप एजेंडा ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात आपको करनी चाहिए। तो अपोज करने की बजाय आपको वाजपेयी जी की सरकार को कहना चाहिए कि यह पर्याप्त नहीं है। ठीक है, हमने शुरू किया कॉर्पोरेट सेक्टर से, पर अब हमें बॉटम अप एजेंडा चाहिए। आप मानेंगे नहीं, उस वक्त तो खैर उसमें नहीं थे सरकार में, जैसे ही मनमोहन सिंह की सरकार आई तो आपको याद होगा, या आपको नहीं तो बहुतों को याद होगा, कि बहुत सी कमीशंस बनाई गई। और मुझे नहीं याद था कि उनको इतनी अच्छी तरह याद है। वन ऑफ द कमीशंस दैट वाज अपॉइंटेड वाज ये जो सेल्फ एम्प्लॉयड पुअर के लिए, और उसका मुझे भी सदस्य बनाया गया। अब अच्छी इंटेंशन से बनाई गई कि इनके लिए क्या एजेंडा होना चाहिए, जो नीचे के तबके के लोग हैं जिनकी जीविकाओं पे। पर दुख की बात यह है कि अर्जुन सेनगुप्ता शायद उनका चेयरपर्सन बना दिया गया, जो कि अपने काम को ना सीरियसली लिए। पर याद रखना, और उस एजेंडा को मतलब आप ये कह रहे हैं कि जनहित के मुद्दों की जब भी पत्रकारों ने बात उठाई उन्होंने उसको बहुत ही सीरियसली लिया और उसको इम्प्लीमेंट भी किया। सिर्फ नहीं हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, और उस लिहाज से रिसर्च वगैरह का मेरा जो लेखन है वो करीबी से पढ़ते थे। मैं आपके पास लौटती हूँ, जरा बाकी के लोगों को भी एक बार शामिल कर लेते हैं। प्रेम कुमार जी, अब सवाल ये आता है कि ऐसे बहुत कम नेता होते हैं, वैचारिक तौर पर कई बार मतभेद भी होते हैं, लेकिन फिर भी स्वीकार्यता होती है पक्ष विपक्ष में, और ऐसी एक पर्सनालिटी डॉक्टर मनमोहन सिंह भी। जी जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और थोड़ी सी बात को अगर हम बढ़ाएं तो एक बहुत बड़ी विडंबना है कि एक बेहद ड्राई ऑनेस्ट पर्सन, ड्राई ऑनेस्ट लीडरशिप मनमोहन सिंह जी की, उनको एक ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ा जब वो भ्रष्टाचार से कलंकित होकर के उनकी सरकार चली। ये बहुत बड़ी विडंबना है। बिल्कुल। और आज तक कोई भ्रष्टाचार का आरोप उन पर चस्पा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री के रूप में वो अदालत में भी पेश हुए, उनको रेन कोट पहनकर नहाने वाला भी बताया गया, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन कोई भी ऐसी बातें उन पर चस्पा नहीं हुई। ये उनके व्यक्तित्व का प्रभाव, उनकी शुद्ध राजनीति का असर आप कह सकते। जो उनके रिजीम में बातें हुई हैं, देखिए 7.7% का 10 साल तक इकोनॉमिक ग्रोथ लेकर चलना ऑन एन एवरेज कोई मजाक बात नहीं है। दुनिया में कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलता है जो 7.7% का इकोनॉमिक ग्रोथ 10 साल तक यूनिफॉर्मली एक मतलब एवरेज में ले चले, ऐसा उदाहरण नहीं मिलता है। इतनी बड़ी उपलब्धि, राइट टू फूड देना, राइट टू एजुकेशन देना, इसके अलावा इंफॉर्मेशन देना, आधार देना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर देना, ये सारी उपलब्धियां हैं। तो ये उपलब्धियां बहुत, इस मौन में बहुत ताकत थी। मौन जो रह करके उन्होंने कभी अपने ऊपर आरोपों का प्रतिकार नहीं किया, उसमें बहुत ताकत थी। और मधुकेश्वर जी कह रही थी वो आर्थिक उदारीकरण वाली बात, निश्चित रूप से आर्थिक उदारीकरण को उन्होंने एक फिनांस मिनिस्टर के तौर पर नरसिंह राव जी के समय में शुरू किया, पर यह जरूरी नहीं कि हर अगली सरकार के साथ में उस उदारीकरण के नाम पर सहमत हुआ जाए। चूंकि हमारा देश नया भी है,
नवोदित देशों में है, पहली बार उदारीकरण को स्वीकार कर रहा था। जी। तो इसमें करप्शन का एक बहुत बड़ा फैक्टर भी जुड़ा, जिसने रिफॉर्म को डिफॉर्म में भी बदला। तो रिफॉर्म के नाम पर डिफॉर्म का तो समर्थन नहीं किया जा सकता, इसलिए राजनीतिक विरोध तो रहेंगे। जी। लेकिन मंशा पे बात आती है केपी मलिक जी, और उनकी मंशा साफ थी। यही वजह है कि जब उनकी सरकार गई और तब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वो सवाल के जवाब दे रहे थे, उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक मजबूरियां रहीं, लेकिन फिर भी मैंने अपनी ओर से देश के लिए बेहतर कार्य किए। देखिए पूजा, मैंने मधु जी को भी सुना, बहुत वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और अभी प्रोफेसर हैं। प्रेम कुमार जी भी हमारे मित्र हैं, सीनियर जर्नलिस्ट और बहुत अच्छे वक्ता भी हैं। मैं इन दोनों से अनुभव में कम हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, जितना मैं मनमोहन जी को जानता हूँ, मैं लगातार 22-25 साल से पार्लियामेंट भी जाता हूँ। मनमोहन जी एक राजनीतिज्ञ नहीं थे, वो परिस्थिति जन्य राजनेता बने थे और उनको सियासत नहीं आती थी। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ उनका। जब नरसिंह राव की सरकार में वो वित्त मंत्री थे और उनका भाषण हुआ था, जब उन्होंने बजट पेश किया था सदन में जी। तो वाजपेयी जी मुख्य विपक्षी दल के नेता थे और वाजपेयी जी ने कड़ी आलोचना उनके बजट बिल की थी। जी जी। तो वो बड़े आहत हो गए थे इससे और उन्होंने ये मन बना लिया था कि वो इस्तीफा देंगे। और उन्होंने इसके लिए नरसिंह राव जी को अवगत कराया। नरसिंह राव जी भी थोड़े सकते में आ गए, क्योंकि उन दिनों देश की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब थी और यही एक व्यक्ति थे जो मुश्किल से फाइनेंस मिनिस्टर बनने को तैयार हुए थे। कोई बनना ही नहीं चाहता था, इतनी कंडीशन खराब थी। तो नरसिंह राव जी को लगा अगर ये हट गए तो और दिक्कत हो जाएगी, तो उन्होंने वाजपेयी जी को फोन किया। और वाजपेयी जी भी कोई ऐसे छोटे मोटे नेता नहीं थे, उन्होंने भी इसको सीरियसली लिया और वो बाद में मनमोहन जी के घर गए और उन्होंने समझाया कि ये जो मेरी प्रतिक्रिया है, ये जो मैंने भाषण दिया है या जो आलोचना की है, ये सियासत है और ये सियासी आलोचना है, इसको आप पर्सनली या दिल पे मत लीजिए। उसके बाद ये थोड़े सहज हुए और इन्होंने कंटिन्यू किया। बहुत ही भावुक व्यक्ति थे और बहुत अच्छे से चीजों को करते थे, सुनते थे। और मेरा पर्सनल अनुभव मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि मैंने कई बार इंटरव्यू हम लोग लेने गए थे, इनके घर पे गए। वाजपेयी जी की सरकार थी और ये 3 मूर्ति लेन में बिल्कुल पीछे वाले बंगले में रहते थे, कॉर्नर में, और दोपहर का वक्त था गर्मियों का और हम लोग वहां गए। बिल्कुल सुनसान, पीएम के रेजिडेंस के पीछे का एरिया सुनसान रहता है बिल्कुल। और हम अंदर गए, दरवाजा खुला हुआ था तो कोई आवाज नहीं आ रही है। हम फिर बेडरूम का दरवाजा, वो ड्राइंग रूम का दरवाजा हल्के से खोला, हमने आवाज लगाई कोई है, तो ये खुद आए। कोई नहीं था घर में और ये हमें इन्होंने कहा कि आप बैठिए और अंदर चले गए। इनको 10 मिनट हो गया आए नहीं। हम 2 जर्नलिस्ट थे तो हमने कहा क्या हो रहा है ये देखा थोड़ी देर में ट्रे लेके आए चाय की और बोले घर में नौकर है नहीं, बाजार गया है और बाकी लोग भी घर में नहीं है। तो मैंने कहा सर ये आप क्या कर रहे हैं, चाय की जरूरत ही नहीं, नहीं चाय पीजिए। तो इतना साधारण व्यक्ति जो फाइनेंस मिनिस्टर रहे, इतने बड़े रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे, क्या क्या नहीं रहे, इतना बड़ा व्यक्ति, ये सादगी उनकी जताती है। दूसरा यहाँ पे जो जिक्र कर रहे हैं, प्रेम जी भी जिक्र कर रहे हैं, उनका कोई सानी नहीं है अर्थव्यवस्था में और फाइनेंस का। जो हम बात करते हैं सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, एक और लेके आ रहे थे वो जो नहीं ला पाए, वो था स्वास्थ्य का अधिकार। जमीन अधिग्रहण का मुद्दा जो देश के किसानों से जुड़ा हुआ है, जो किसान परेशान है, उसको लाने का श्रेय भी मनमोहन जी को जाता है। हालांकि आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने जो कृषि बिल था, जो भूमि अधिग्रहण बिल था, उसको प्रेस क्लब में फाड़ दिया था। उसके बाद भी अगर उनकी जगह कोई दूसरा प्रधानमंत्री होता तो शायद प्रतिक्रिया कुछ और होती, लेकिन उनको जैसे लोग कहते हैं कि मौनी बाबा थे, तो इस पे भी वो मौन बने रहे। तो मैं आखिर में यही कहना चाहता हूं कि उन्होंने अपना मौन रखते हुए अपने काम से लोगों को बताया है और अपना काम उन्होंने सुनाया है, दिखाया है। जबान को कम चलाया है, कलम को ज्यादा चलाया है और अपने काम की ताकत को यही बात उन्होंने कही भी थी आखिर में, ये मैं कह सकता हूँ। यही बात उन्होंने कही भी थी आखिर में। जी मधु जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? हाँ, मैं 2 बातें कहना चाह रही हूँ। एक तो जो बाकी लोग जिस तरह कह रहे हैं, उससे पहले कि मैं प्रीवियस 2 स्पीकर्स के बारे में जो उन्होंने बोला है, उसके थोड़ा सा मैं संशोधन करना चाहूँगी।
पर एक जो उनकी विशिष्ट बात मुझे वो लगी, उसका मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। बहुत गरीब परिवार से थे और मुझे याद है उन्होंने स्वयं अपनी थोड़ी बहुत आप बीती बताते हुए एक बार कहा था कि कैसे वो स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ते थे जब स्कूल में थे। इतने गरीब थे कि घर में लाइट नहीं है, स्ट्रीट लाइट में पढ़ा। लेकिन वहाँ से इस गरीबी को उन्होंने कभी बैज ऑफ ऑनर या हिसाब चुकता वाला कार्यक्रम नहीं बनाया, कभी उसको फ्लॉन्ट भी नहीं किया। और वहाँ से आप देखिए दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर बनते हैं, पीएचडी करते हैं, ऑक्सफोर्ड जाते हैं, यहाँ मतलब लीडिंग इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना लिखना वगैरह करना, वहाँ से शुरू करके ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरा, अभी एक वक्ता ने कहा, शायद प्रेम कुमार जी ने या शायद मलिक साहब ने, कि वो राजनेता नहीं थे। He was not a politician. He was really an administrator or policy maker. और इसमें इसलिए मैं मानती हूँ क्योंकि जब तक वो नरसिम्हा राव के काल में जो उन्होंने काम किया, कि नरसिम्हा राव जी राजनीति संभाल रहे थे, कैसे अलग अलग विरोधी दलों को या पार्टी के अंदर के विरोध को संभालना वो संभाल रहे थे, ये कार्यान्वित कर रहे थे जो नरसिम्हा राव जी ने उनको एजेंडा दिया, तो बहुत बखूबी से किया। लेकिन जब पीएम बने तो इसका मतलब अब पॉलिटिकल पावर सेंटर डायरेक्ट, तो अब हुआ ये कि उस वक्त सारे ये जो फॉरेन फंडेड एनजीओज है ना, इन्होंने पूरी तरह से घेर लिया। और राइट टू फूड जिसको कहते हैं या राइट टू एजुकेशन, इतना जालिम कानून है और इसने इतने प्राइवेट स्कूल्स डिस्ट्रॉय किए और इसमें कन्वर्जन माफिया का बहुत बड़ा हाथ था। इसी किस्म से जो राइट टू फूड कहते, थोड़ा वक्त नहीं है, ब्लैक होल ऑफ करप्शन रहा। ये एनजीओज का, फॉरेन फंडेड एनजीओज का एजेंडा उनको चलाना पड़ा। एज एन इकोनॉमिस्ट एंड एज समबडी हु न्यू कि इनके क्या क्या अंजाम हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि एज एन इकोनॉमिस्ट ही वुड हैव सपोर्टेड मेनी ऑफ दीज थिंग्स जो बहुत घातक सिद्ध हुए। ठीक है मैम, अब वक्त आगे इजाजत नहीं तेरा चर्चा को बढ़ाने की, माफी चाहूंगी मैम। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।